हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इस लेक्चर में मार्च 2023 का पेपर कर रहे हैं। हम लोग ने पिछले लेक्चर के अंदर जुलाई 2022 का किया था, आई गेस नहीं, मार्च 22 का कर लिया था। तो हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं मार्च 2023। जुलाई 2023 नहीं हुआ था, ठीक है, इस वजह से पेपर अवेलेबल नहीं है। सो वी आर डूइंग मार्च 2023 का पेपर। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट लिखा है, देखो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग करंट। सो हम लोग करंट किस डिवाइस के हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं? वी प्रोड्यूस करंट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। सो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? जनरेटर आएगा। देखो, वोल्टमीटर क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? आपके सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, और अगर है तो कौन से डायरेक्शन में है, वो बताने का काम करता है। एमीटर क्या करता है? आप लोग का करंट का जो मैग्नीट्यूड है कि करंट 1 एम्पियर है या 2 एम्पियर है या कितने एम्पियर है, सो वो उसको मेजर करने का काम करता है। ठीक है। फिर क्या बोला है? इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? जनरेटर आएगा। फिर बोला है, इफ अ रे passes from a denser medium to a rarer medium in a straight line। मतलब क्या? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ऑफ कोर्स जीरो। बिकॉज देखो, 1 सेकेंड, समझो ये एक लाइन है, ठीक है। ये मेरा डेंसर मीडियम है डी, ये मेरा रेयर मीडियम है आर, ठीक है। और मेरा जो डेंसर मीडियम से जो लाइट की रे आ रही है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है। सो आपको पता है, आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से निकालते हो, और नॉर्मल कहाँ बनाते हो? जहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, राइट। तो देखो, 1 मिनट, आपका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो यहीं पे है, राइट। तो आपका नॉर्मल भी इसी के ऊपर बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। नॉर्मल से इस लाइन का एंगल कितना आएगा? जीरो आएगा, बिकॉज दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही है। देखो, जब दो लाइन के बीच में डिफरेंस होता है ना, तो आपका एंगल आता है। अगर इसी के एक लाइन के ऊपर मैं दूसरी लाइन बना दूं, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा? क्या नहीं होगा। इसीलिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा, ठीक है। और अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन पास कर रही है बिना किसी एंगल बनाए विद द सरफेस, तो वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, वो रिफ्रैक्ट होगी नहीं। तो अगर आपको पूछते हैं ना कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या लाइट बेंड करेगी क्या? ये लाइट बेंड नहीं करेगी, बिकॉज इसने सरफेस से कोई एंगल बनाया है क्या? इसे सरफेस से कोई एंगल नहीं बनाया है, इसीलिए कैसे जाएगी? स्ट्रेट ही जाएगी विदाउट बेंडिंग। आप लोग को मैंने ये ना एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार आप लोग को वो कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 मिनट। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब बिना एंगल बनाए, एट द बाउंड्री ऑफ एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। मतलब देखो, ये रेयर मीडियम और डेंस मीडियम, इन दोनों की बाउंड्री से जो ये लाइन है वो एकदम स्ट्रेट जा रही है, कोई एंगल बना के नहीं जा रही है, इसलिए एकदम स्ट्रेट जाएगी, ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी। अगर मैं आप लोग को ये केस केस से कंपेयर करूं, तो जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, वो इस बाउंड्री से ये एक एंगल क्रिएट कर रही है, इस वजह से ये रिफ्रैक्ट हुई है। लेकिन आप लोग थर्ड केस देखे, तो आपकी जो इंसिडेंट रे आ रही है, वो कोई एंगल नहीं क्रिएट कर रही विद द बाउंड्री, इसीलिए ये जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, ये स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है। फिर आपका आता है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जो बच्चे ने फर्स्ट क्लास मिस की थी, उसके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक बार सिर्फ हल्का से एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज क्लास में हुआ है, ठीक है। सो 1 मिनट।
तो देखो, पावर क्या होता है? पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है। पावर ऑफ द लेंस को कई बार आप लोग को डिफाइन करने के लिए आता है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। तो कैसे करोगे? द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस का यूनिट क्या होता है? 1/मीटर। 1/मीटर नहीं लिख के आप लोग क्या लिखते हो? डियोप्टर। DIOPT। तो आप लोग ये भी लिखते हो, 1/1/m नहीं लिख के भी। इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो? डी लिखते हो। ठीक है। सो आपको इस फॉर्मूला में हमेशा याद रखना है, आपको फोकल लेंथ मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में नहीं लेना है। और आपको अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था? 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका जो ये वैल्यू है ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था एक बार। सो इजी है। देखो, जब आपको कभी मीटर 1 मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना होता है तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। क्या करते हो आप लोग? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। तो जब आप लोग को सेंटीमीटर से मीटर आना है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे डिवाइड बाय 100। हमेशा याद रखो, फोकल लेंथ की वैल्यू आप लोग सेंटीमीटर में कभी नहीं दोगे। आपके जो क्वेश्चन के अंदर हमेशा सेंटीमीटर में आए तो आपको पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ध्यान से आपको यूनिट देखनी है। ठीक है। सो आपका आएगा 1/20 अपॉन 100। आपका ये 100 नीचे था, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सो ये क्या आएगा? 100/20। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। और इसका आंसर +5 क्यों आएगा? क्योंकि आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आपका पावर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी आपका पावर भी नेगेटिव आएगा। इसलिए आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या करेंगे? कॉम्प्लिकेशन आ रही है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार पता है क्या करेंगे? कि प्लस माइनस दे देंगे, माइनस दे देंगे, पॉइंट में दे देंगे। तो आपको याद रखना है, आपका अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आपका ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। और अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं लेना है, आपको ये मीटर में लेना है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। देखो, ब्रोमाइन इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल। आयोडीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। ग्रेफाइट बनता है कार्बन से। कार्बन नॉन मेटल होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा आइसोटोप है कार्बन का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है, बिकॉज ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अभी एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है? द हाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEU अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज 25,000 किलोमीटर। ये क्या होता है? आप लोग को पता है, मैंने कुछ फर्स्ट पेपर जब मैं करा रही थी तब मैंने कराया था लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर मैंने आपको ना उसकी रेंज भी कराई थी, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट रहेगा, उसके ऊपर मीडियम अर्थ ऑर्बिट रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में रेंज करवाया था कि इतनी मीटर से इतनी मीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट है, 20,000 किलोमीटर के ऊपर क्या आता है आप लोग का? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या आया? 25 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर। सो
20,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस के ऊपर आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। जिसको भी इस अर्थ ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इनिशियल पेपर्स में आपको अर्थ ऑर्बिट एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग वो भी एक बार जाके देख सकते हैं। फिर क्या आप लोग को बोला है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट, इन चारों में आपको फर्क बताना है, मतलब इसमें ऑड कौन सा है आपको वो बताना है। एक सेकेंड, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं फाइंड आउट करती हूँ, बिकॉज इस केस पे मैं भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि टीचर को सब ही कुछ आएगा, देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन थिंग्स जो टीचर को भी समझ में नहीं आएंगी। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ आवर 3 year इंटरनेट। यहाँ पे और मैग्नेट है, लेट्स सी व्हाट इज द रीजन। लाउड स्पीकर, microphone, and electric motor are all that devices that convert one form of energy into another. Magnet is a material that produces magnetic field and does not perform energy conversion. ये लोग क्या बोल रहे हो, देखो आपका लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को का साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपका मोटर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड सेम विद माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन मोटर जो है, मैग्नेट जो है ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मैग्नेट सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कोई एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए आपका जो मैग्नेट है वो आया यहाँ पे ऑड में आउट आया है। ठीक है। अब ये CuI, कॉपर आयोडाइड, तो ये जो है ये ब्राउन कलर का होता है। तो ये AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है, व्हाइट। आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि जहाँ पे सिल्वर आएगा आपका वो व्हाइट कलर ही शो करेगा। लेकिन ये जब आप लोग याद कर लो कि CuI इज ब्राउन कलर, सो AgCl इज व्हाइट कलर। अगेन आप लोग को पूछ लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो 1.33 वाटर का होता है, 1.36 अल्कोहल का होता है, और 1.0003 मतलब बहुत कम होता है आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। फिर आपको क्या बोला है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर, और ये ट्रू है। रेड लाइट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होता है, और ब्लू लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की, ब्लू लाइट नहीं, वायलेट लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट क्या बोला है, राइट द नेम of small satellite made by a group of students from College of Engineering Pune sent to space through ISRO in 2016। So ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन के टाइप है और इसका आंसर आएगा स्वयं। स्वयं इज द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट जिसको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पुणे ने बनाया था, और इसको स्पेस पे भेजा गया था बाय इसरो। ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है, आपको ये याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब कुछ कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा आपका, और मैं आपको बता दूं, इस पेपर के अंदर ये जो क्रॉस किया है मैंने, ये न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको क्लास में कराऊंगी। मैंने टिक मार्क किया है ना, ये आपको खुद से ट्राई करना है, बिकॉज ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत करा चुकी हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है ये वाला, ये जो मैंने क्रॉस किया है ये मैं क्लास में कराऊंगी, ये भी मैं क्लास में कराऊंगी। ठीक है। सो लेट्स कम बैक। फिर क्या बोला है, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज। मतलब अगर हम लोग को दूर दूर तक अपने इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है, तो इस केस में हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर को क्यों यूज करते हैं, देखो कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का ना रेजिस्टिविटी कम होता है, मतलब ये करंट को ज्यादा रोकते नहीं है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी भी जो होती है वो कम प्रोड्यूस होती है। अगर आप लोग को याद है
तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका हीट भी बढ़ेगा। और कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, ताकि देखो बहुत सारा करंट फ्लो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी अगर ज्यादा होगा, पहली बात तो करंट एकदम इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, और करंट के फ्लो होने से ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और सारा बनाया हुआ सिस्टम जल सकता है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। रीजन नंबर वन क्या है? कि इनका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, और इजीली आपका करंट फ्लो हो पाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कैसे प्रॉपर आंसर में लिखोगे मैं आपको रीड करके बताती हूँ अभी 1 मिनट के अंदर। कॉपर एंड एल्यूमिनियम wire contains a large number of free electrons. These free electrons can move throughout conductor easily. This results into copper and aluminium having low value of resistivity. लोग क्या बोल रहे हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव हो पाता है, और इसको कोई रोकता भी नहीं है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। Thus, copper and aluminium are good conductor of electricity and offer low resistance to the flow of current. बात घुमा फिरा के वो लोग रेजिस्टेंस पे ही लेके आ रहे हैं कि ये लोग दोनों जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये करंट को ज्यादा अपोज नहीं करते, फ्लो होने के लिए देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। फिर क्या आता है? Lemon and tamarind is used for cleaning copper vessels turned greenish. तो जो कॉपर वेसल्स ग्रीनिश हो जाते हैं, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग लेमन यूज करते हैं, या तो हम लोग टैमरिंड यूज करते हैं। कि हम लोग क्यों करते हैं ये हमको बताना है। तो देखो हम लोग देखो, कॉपर वेसल्स टर्न greenish due to formation of copper carbonate layer. So copper vessel जो है वो ग्रीनिश क्यों हो जाती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ये मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 8 में एक्सप्लेन किया है। शो यू वेयर 1 मिनट। दिस इज कॉल्ड एज पार्टिनेशन ऑफ कॉपर। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे दिया है। देखो, copper loses its luster due to formation of greenish layer copper carbonate. So जो ग्रीनिश लेयर है वो किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैटिनेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, मैंने आपको बोला था, ये जरा ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है। So, the citric acid present in lemon and tamarind neutralize the basic copper carbonate and dissolve the layer. देखो, आपका जो आपका जो कॉपर कार्बोनेट है वो बेसिक होता है, और जो आपके लेमन में और टैमरिन में सिट्रिक एसिड होता है वो एसिडिक होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और इसकी वजह से जो वो लेयर है ना वो निकल जाती है। ठीक है। सो the citric acid present in the lemon or tamarind neutralizes the basic copper carbonate and dissolves the layer. And this is why tarnished copper vessels are cleaned with lemon or tamarind juice to give the surface of the copper vessel its characteristic luster। मतलब क्या? उसकी चमक को लौटाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं।
ठीक है। फिर क्या बोला है, हाउ डू वी फील अबाउट एयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आपको मैंने ये भी सिखा दिया प्रीवियस लेक्चर में कि अगर एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है तो आप लोग क्या फील करोगे, हॉट एंड ह्यूमिड। और अगर 60% से कम है तो आप लोग क्या फील करोगे, कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है। आपके बुक के अंदर ना ये रिएक्शन दी है, C12H22 एंड O11। ये रिएक्शन आपको सिंपली याद करनी है कि अगर आप लोगों ने C12H22 और O11 को जलाया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बन 12 कार्बन एंड 11 हाइड्रोजन वाटर। ठीक है। हाइड्रोजन वाटर नहीं, 11 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो अगर आप लोगों ने इस कंपाउंड को जलाया तो आपको दो चीज मिलेगा, 12 कार्बन मिलेगा और 11 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको ये, एक सेकेंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। देखो मास क्या होता है कि एक्चुअल हमारा कंटेंट क्या है बॉडी में, तो वो आपका क्या होता है, मास होता है। लेकिन वेट क्या होता है, उसके ऊपर लगा हुआ फोर्स। किसी मास पे जब फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है वेट। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मास है, जब मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, आपको पता है जो आपका वेइंग मशीन होता है वो मेरा मास नहीं निकालता है, वो मेरा वेट निकालता है। मतलब मेरे मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी एक कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके आपका वेट निकलता है। ठीक है। सो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। आप लोग को मैं इसका जो डिफरेंस है मैंने आप लोग को ना क्लास की नोटबुक में लिखवाया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी रीड करके बता रही हूँ। ठीक है। 1 minute. Mass is the amount of matter present in the object, whereas weight is the force with which Earth attract the object. Weight क्या होता है, वो फोर्स होता है जिससे मुझे अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कराया गया है। ठीक है। और फिर आपका मास का ऐसा यूनिट क्या आएगा, केजी। आपका वेट का क्या आएगा, न्यूटन। सो जनरली अपन 50 केजीज लिख देते हैं, लेकिन वो 50 न्यूटन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का वेट 50 केजी है तो वो क्या आएगा, 50 न्यूटन आएगा, क्योंकि 50 केजी क्या होता है, मास होता है। लेकिन वेइंग मशीन जो है वो वेट निकालती है, मास नहीं निकाल के देती है। ठीक है। आपको आएगा अभी टाइप ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के ऊपर और ऑर्बिट के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ना एक पेज दिया है। आप लोग को ना सिंपली क्या करना है, आपका चैप्टर नंबर 10 को 2-3 बार रीड करना है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार उसका सेल्फ स्टडी करके देखो, आपको वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेविगेशनल सैटेलाइट क्या है, IRNSS, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेविगेशनल सैटेलाइट। और किससे लॉन्च करते हैं हम लोग इसको, PSLV। अगेन PSLV क्या होता है, किसी भी सैटेलाइट को हम लोग किसी व्हीकल के थ्रू लॉन्च करते हैं, एंड PSLV इज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पी का मतलब क्या होता है, P इज पोलार, S is satellite, L is launch, V is vehicle। PSLV का फुल फॉर्म क्या आएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो नेविगेशनल सैटेलाइट का क्या आएगा नाम, IRNSS। और हम किसके थ्रू लॉन्च करते हैं, PSLV के थ्रू लॉन्च करते हैं। और हम लोग अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए IRNS यूज करते हैं, और इसको भी हम लोग PSLV के थ्रू ही लॉन्च करते हैं। इसके बाद में डिफाइंड ग्रुप्स बोला है और पीरियड बोला है। आई गेस आप लोग को पता होगा। जो वर्टिकल रोज होते हैं इसको आप लोग, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हो, ग्रुप बोलते हो। और आपका जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, पीरियड बोलते हो। ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।